नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो हमारी यूके हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, हम उस पर बात करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है बहुराजकता का काल, यानी 1050 से लेकर जो 1300-1400 ईस्वी के आसपास की जो प्रमुख राजनीतिक घटनाएं हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हमने कार्तिकेय राजवंश के बारे में जाना था, जिसमें हमने देखा था कि कार्तिकेय जब उसकी राजधानी यानी जो जोशीमठ के आसपास कार्तिकेयपुर नामक जगह पे थी, वहाँ पे जो सुभिक्ष राज के वंशज रहते हैं, उनके द्वारा जब राजधानी बैजनाथ कार्तिकेयपुर के आसपास स्थानांतरित की जाती है, तो उसके बाद फिर एक उनका पतन का दौर प्रारंभ होता है। और धीरे धीरे जो कार्तिकेयपुर इतना महान और एक केंद्रीय राजवंश था, वह काफ़ी समय बाद उसका पतन हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ होती है जब केंद्रीय शक्ति का अभाव है, तो यहाँ पर हमें तीन प्रमुख घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहला कि स्थानीय शक्तियाँ रहती हैं, वो स्वतंत्र रूप से जो गणपति या राजवंश रहते हैं उनका उदय हो जाता है। यानी वो जो पहले कार्तिकेयपुर राजवंश के अधीन थे, केंद्रीय शक्ति के अधीन शासन कर रहे थे, तो उसके बाद वो अपना स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापित कर देते हैं। और जो प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में सभी जो स्थानीय शक्तियां हैं, वो अपने को स्वतंत्र कर देती हैं। इसके अलावा जब बहुराजकता का काल है, एक प्रकार से अराजकता है, केंद्र शक्ति का पूरी तरह से अभाव है, कोई बड़ी शक्ति यहाँ पर हमें देखने को प्राप्त नहीं होती है। तो इस क्रम में बाहर से भी यहाँ पर आक्रमण होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर हमारे जो काली नदी के पूर्वी भाग है, यानी नेपाल का जो पश्चिमी भाग है, वहाँ से बैतडी डोटी के क्षेत्र से यहाँ पर मल्ल आक्रमण होने प्रारंभ होते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद है कि दक्षिणी सीमा से भी मुस्लिम आक्रमण होते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय शक्ति का अभाव होने के कारण यहाँ पर दक्षिणी सीमा से भी मुस्लिम आक्रमण होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो ये बहुराजकता का काल है 1050 से लेकर 1300-1400 ईस्वी के आसपास तक, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक घटनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो मुख्य विषय हमारा। फर्स्ट है स्थानीय शक्तियां, गणपतियों या राजवंशों का उदय। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी गढ़वाल के क्षेत्र में और कुमाऊं के क्षेत्र में। तो हम गढ़वाल और कुमाऊं को अलग अलग देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख राजवंश या गणपति या शक्तियां थी जिनका उदय इस टाइम पीरियड में होता है और जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और राजवंश या गणपति यहाँ पर शासन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जो प्रमाणिक साक्ष्य हैं वो काफ़ी कम प्राप्त होते हैं, जिसके कारण इनका पता नहीं चल पाता है। तो आइए इसमें देखते हैं। अगर गढ़वाल की बात की जाए, तो गढ़वाल में एक चक्रा का बहुबाण राजवंश है, जो देहरादून चक्राता के आसपास स्थित माना जाता था। पश्चिमी सीमांत का राणा देवपाल है, जो सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में थे। दुगम का गणपति मंगल सिंह है, जो कंडारागढ़ में अपने शासन कर रहे होते हैं। चांदपुर गढ़ का परमार वंश है, ये चमोली के क्षेत्र में था। मणिदेव का राजवंश है, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी घाटी में। और इसी प्रकार अगर कुमाऊं की बात करें, तो कत्यूर घाटी में कार्तिकेयपुर राजवंश है, जो बैजनाथ के क्षेत्र में स्थित है। दानपुर बागेश्वर में खस ठाकुरों का राज्य है। और गंगोली क्षेत्र का मनकोटी राज्य है, जो पिथौरागढ़ में स्थित है। काली कुमाऊं के खस राजा है, यानी कुछ खस शासक भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और कमादेश यानी चंपावत के या कुमाऊं के आसपास को ही कमादेश पहले कहा जाता था, या काली कुमाऊं भी चंपावत के आसपास यानी कुमाऊं को ही कहा जाता है। यहाँ का सिंह वंश रहता है। इसके अलावा अगर गढ़वाल की बात की जाए, तो गढ़वाल में 52 गढ़ थे, भिल्लग, मायापुर हाट और भी कई प्रकार के जो कई अन्य प्रसिद्ध गढ़ थे, जो यहाँ पर जिनके गणपति यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं। और कुमाऊं की बात करें, तो यहाँ पर चंपावत का चंद वंश है। और इसके अलावा कातूर या कत्यूरी वंश भी जिसे कहा जाता है, उसकी प्रमुख शाखाएं यहाँ पर निवास कर रही होती हैं। वो विभिन्न कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में होती हैं, जैसे कत्यूर बैजनाथ शाखा बागेश्वर में, पाली पछाऊ द्वाराट शाखा बागेश्वर के आसपास, अस्कोट के रजबार हैं पिथौरागढ़ में, डोटी के रेखा हैं पश्चिमी नेपाल में, सीरा के रेखा डीडीहाट पिथौरागढ़ के क्षेत्र में, सोर के बम ये भी पिथौरागढ़ में रहते हैं, और ब्रह्मदेव का सूही राज्य रहता है चंपावत में।
तो आइए इनको देख लेते हैं कि यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथा कुछ जो इनका राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें प्राप्त होती है। तो गढ़वाल में जो स्थानीय शक्तियां हैं, अब यहाँ पर परिस्थितियां देखें कि परिस्थितियां क्या हैं। कि कार्तिकेयपुर जो केंद्रीय राजवंश था, इतना महान राजवंश था जिसकी पूरे लगभग पूरा उत्तराखंड उसके शासन के अंतर्गत था। तो यहाँ पर इस जो स्थानीय शक्तियां थी वो उसके अंतर्गत शासन कर रही होती हैं। जब सुभिक्ष राज के बाद जब कमजोर उत्तराधिकारियों का दौर प्रारंभ होता है तो उसके बाद माना जाता है कि नरसिंह देव द्वारा जो राजधानी रहती है वो बैजनाथ कार्तिकेयपुर स्थापित की जाते हैं, यानी राजधानी स्थानांतरित हो जाती है कुमाऊं के क्षेत्र में, बागेश्वर के क्षेत्र में, कत्यूर घाटी के आसपास। तो यहाँ पर जो जब ये राजधानी स्थानांतरित हो जाती है तो उसके बाद फिर इनके जो कमजोर उत्तराधिकारी आते हैं, धीरे धीरे उनका जो शासन क्षेत्र है वो कम हो जाता है और मध्य हिमालय में पुनः अराजकता छाने लगती है। यानी हर कोई जो गढ़पति या छोटे स्थानीय राजवंश हैं वो खुद को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र मान लेते हैं और स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर देते हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ पर दोनों को, चाहे कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, दोनों जगह पे अराजकता छा जाती है, एक प्रकार की बहुराजकता छा जाती है। हर कोई खुद में स्वतंत्र शासन स्थापित कर देता है। तो जब यहाँ पर गढ़वाल में जब परमार वंश आगे बढ़ता है और जगतपाल के एकीकरण अभियान तक, यानी जब वो एकीकरण करते हैं, समस्त गढ़पतियों को जीतना प्रारंभ करते हैं, तो कुमाऊं में भी ये जो चंद वंशों द्वारा एकीकरण अभियान प्रारंभ किया जाता है। तो माना जाता है कि जब जो जगतपाल ने गढ़वाल में एकीकरण किया था और कुमाऊं की बात की जाए तो ये गढ़वाल में कम समय तक और कुमाऊं में ये थोड़ा लंबे समय तक ये जो अराजकता का काल था ये बना रहा। यानी जो अराजकता ये समाप्त की थी ये चंद और परमारों ने की थी। ये जो गढ़वाल में हमारी प्रमुख स्थानीय शक्तियां थी जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, आइए इनको थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि ये चमोली का क्षेत्र है, यहाँ पर चांदपुरगढ़ का परमार वंश का उदय हो रहा है। ये प्रारंभिक काल है। ये मणदेव का राजवंश है, रुद्रप्रयाग में माना जाता है, ये मंदाकिनी घाटी के आसपास है। दुमुक का गढ़पति मंगल सिंह है, ये भी रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी घाटी के ही आसपास स्थित था। और इनका जो प्रसिद्ध गढ़ रहता है वो कंडारा गढ़ रहता है। इसके अलावा बाराहाट उत्तरकाशी में गढ़ रहता है। सिरमौर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में राजा देवपाल का गढ़ रहता है। और एक चक्रा का बहुबाण राजवंश, और ये देहरादून चक्राता के आसपास ये स्थित रहता है इनका बहुबाण राजवंश का। और इसके अलावा छोटे बड़े बहुत सारे गढ़पति हैं, स्थानीय शक्तियां हैं जिनका जिक्र हमें देखने को कम मिलता है। और इसके अलावा प्रसिद्ध यहाँ पर 52 गढ़ों का हमें पता चलता है, यानी 52 गढ़ प्रसिद्ध थे यहाँ पे गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में। जो प्रमुख रूप से जो काफी पावरफुल गढ़पति थे तो उनको 52 गढ़ों में, उनके जो गढ़ थे उनको 52 गढ़ों के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम देखते हैं एक चक्रा का बहुबाण राजवंश, यानी इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट जो जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर एक चक्रा के बहुबाण राजवंश की बात की जाए तो जो इसकी जानकारी है इसका पता चलता हमें निर्णयामित नामक एक ग्रंथ है, उससे इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि एक चक्रा का जो बहुबाण राजवंश था वो यहाँ पर निवास करता है। अब जो इसका रचना काल है वो 14वीं सदी के आसपास माना जाता है। और इस ग्रंथ की बात की जाए तो ये ग्रंथ किसका है, किसने लिखा? जो ये ग्रंथ है, यह ग्रंथ इस राजवंश के 5वें राजा सूर्यसेन के राजकवि अल्लाटनाथ द्वारा रचित है। यानी कि जो यह बहुबाण राजवंश है इसके 5वें राजा रहते हैं सूर्यसेन और इसके राजकवि रहते हैं अल्लाटनाथ। तो इसके द्वारा ये निर्णयामृत नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि एक चक्रा का बहुबाण राजवंश यहाँ पर शासन कर रहा होता है। अगर इस राज्य की स्थिति की बात की जाए तो इसकी स्थिति पश्चिमी गढ़देश की यमुना घाटी में बताई जाती है। यानी उत्तराखंड का जो पश्चिमी क्षेत्र है या गढ़वाल का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें यमुना घाटी के आसपास इसकी स्थिति बताई जाती है। तो जो इतिहासकार हैं या विद्वान हैं तो वो इसकी समानता चक्राता के आसपास के क्षेत्र से करते हैं, यानी देहरादून का जो पश्चिमी क्षेत्र है चक्राता वाला, तो उससे इसकी समानता की जाती है। अगर इसके शासकों की बात की जाए तो इस ग्रंथ से बहुबाण राजवंश के 7 शासकों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यानी 7 शासकों के बारे में इस ग्रंथ से हमें
पता चलता है। और इस राजवंश के नाम पर एक इतिहासकार है डॉक्टर भंडारकर जी, उन्होंने बहुबाण राजवंश की जगह चहुबाण नाम प्रयोग किया है। यानी उन्होंने इस राजवंश को बहुबाण की जगह चहुबाण माना है। इसके अलावा अगर इनकी अधीनता की बात की जाए, इनका जैसे पतन होता है तो इसमें जो कालांतर में जब पवार शक्ति अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है, धीरे धीरे वो अपना शासन पूरे गढ़वाल पर स्थापित करने लगती है, तो इसी क्रम में जो ये एक चक्रा का बहुबाण राजवंश है वो भी पवार शक्ति के अधीन हो जाता है। इस इसके अलावा इस ग्रंथ समय बहुबाण राजवंश के तीसरे शासक ने दिल्ली पर आक्रमण कर संभवतः शक या मुस्लिम शासक को नुकसान पहुंचाया था, उसकी संपत्ति को लूटा था। तो इस ग्रंथ से पता चलता है कि जो इसका तीसरा शासक है उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसको एक मिथ्या या भ्रामक बताते हैं कि ऐसी कोई घटना जिसके कोई प्रमाणिक साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो स्थानीय शक्ति हैं, पश्चिमी सीमांत का राजा देवपाल, यानी जो सिरमौर के हिमाचल प्रदेश में सिरमौर नामक जगह पर शासक रहते हैं देवपाल, तो उसके संबंध में हमें थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम मैप की सहायता से देखते हैं कि जो केदार भूमि के पश्चिम सीमा पर सिरमौर नामक हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जगह पर ये गणपति शासन रहता है, और इसके अधीन ये देहरादून का पश्चिमी क्षेत्र भी शामिल होता है। यहाँ पर देखिए देहरादून का जो पश्चिमी क्षेत्र है, देहरादून का जो पश्चिमी भाग है, ये सिरमौर राज्य में गणपति देवपाल के समय रहता है, यानी वो उनके अधीन रहता है। अगर इसकी जानकारी की बात की जाए, इसकी जानकारी हमें तबकात-ई-नासरी नामक ग्रंथ से पता चलती है, जिसके रचनाकार कौन है, जुआउद्दीन सिराज हैं, और ये नासरुद्दीन महमूद को समर्पित किया गया, यानी दिल्ली के शासक हैं नासरुद्दीन महमूद, उनको ये समर्पित किया गया है। और यहाँ पर अगर आक्रमण की बात की जाए तो जो गणपति देवपाल है इस पर दिल्ली से आक्रमण होते हैं। अब आक्रमण का कारण बताया जाता है कि इसके द्वारा विरोधियों को शरण देना, यानी इसके द्वारा जो विरोधी रहते हैं, राजा दिल्ली शासक के विरोधी रहते हैं, उनके द्वारा इसका शरण देना होता है। यहाँ पर देखिए दिल्ली में नासरुद्दीन महमूद शासक है, और 1255 ईस्वी में ये जो गणपति देवपाल रहता है उस पर आक्रमण करता है। तो इसमें देहरादून का जो पश्चिमी भाग है वो भी शामिल होता है, तो इसलिए माना जाता है कि यह एक प्रकार से उत्तराखंड के क्षेत्र पर भी आक्रमण होता है। तो इसलिए इसको उत्तराखंड पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण भी माना जाता है 1255 ईस्वी का नासरुद्दीन महमूद के द्वारा। और इसी क्रम में इसके बाद बलबन द्वारा भी 1275 ईस्वी में देवपाल के जो ये गणपति रहता है सिरमौर के क्षेत्र में, यहाँ पर आक्रमण किया जाता है और लूटपाट की जाती है। इसके बाद है चांदपुर गढ़ का परमार या पवार राजवंश। अब परमार या परमार राजवंश ये चमोली के क्षेत्र में चांदपुर गढ़ में इनका उदय होता है। 9वीं सदी तक कार्तिकेयपुर शासक सुभिक्ष राज तक पवार शासक उनके सामंत के रूप में शासन कर रहे होते हैं, यानी ये उनके अधीन शासन करते हैं प्रारंभ में कार्तिकेयपुर शासकों के अधीन। और इसके अलावा जब पवार शासक अजयपाल द्वारा एकीकरण अभियान में लगभग समस्त गढ़वाल को पवार वंश के अधीन ला दिया जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर पवारों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। जो भी स्थानीय शक्तियां रहती हैं ये उनके अधीन आ जाती हैं। इस जो पवार राजवंश है इसको हम मध्यकाल में पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद है दुमुक का गणपति मंगल सिंह, यानी दुमुक का जो गणपति है मंगल सिंह, तो उससे रिलेटेड क्या क्या हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, एक तो ये कि ये मंदाकिनी नदी घाटी में दुमुक राज्य में यहाँ पर शासन कर रहा होता है, और ये मंदाकिनी नदी घाटी में स्थित है, और ये रुद्रप्रयाग वर्तमान में रुद्रप्रयाग जिले में आता है। और इनका जो प्रसिद्ध गढ़ रहता है जहाँ से ये निवास करते हैं, तो इसका जो कंडारा गढ़ था वो इनका प्रसिद्ध गढ़ था। इसके अलावा इनके पिता का नाम भानु प्रताप था, और इनका जो शासन काल है या समय काल है वो 1218 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और इनकी जानकारी की बात की जाए, इनके राज्य के बारे में और इनके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है
वो राज्य अभिलेखागार टिहरी से प्राप्त जो हस्तलेख होते हैं उनसे, और प्लस जो रामायण प्रदीप नामक परमार ग्रंथ है, यानी परमार शासनकालीन ग्रंथ है रामायण प्रदीप, तो उससे हमें पता चलता है कि दुमुख गढ़पति मंगल सिंह था और उनके शासन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इसके अलावा कंडारागढ़ के जो अंतिम गढ़पति रहते हैं, यानी इनके जो प्रसिद्ध गढ़ है कंडारागढ़ में, जो अंतिम गढ़पति है यानी पंवार शक्ति के अधीन होने से पहले, तो उनका नाम नरवीर सिंह था। तो ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अलावा जब कालांतर में परमार शक्ति बढ़ती है तो ये सारे उसके अधीन हो जाते हैं। इसके बाद मणिदेव का राजवंश है। अब जो मणिदेव का राजवंश है इसकी जो जानकारी है हमें, रुद्रप्रयाग के पास गुप्त काशी के समीप एक नाला है जहां एक मंदिर पर उत्कीर्ण रेखों से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है मणिदेव के राजवंश के बारे में। और मणिदेव नामक शासक जिसका गढ़ संभवतः मंदाकिनी घाटी के ही आसपास माना जाता है, कि जो इसका गढ़ था वो मंदाकिनी नदी घाटी के आसपास ही स्थित था। और इसका जो शासन काल है वो 1246 ईस्वी के आसपास संभवतः रहा होगा। इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि 1246 के आसपास यह शासन कर रहा होगा। तो इस प्रकार गढ़वाल में अनेक छोटे बड़े काफी सारे गढ़पतियों का शासन रहता है, और प्रत्येक जो वो रहते हैं शासक रहते हैं वो स्वयं के लिए गढ़ बना लेते हैं। केदार भूमि या गढ़वाल में प्रमुख रूप से 52 गढ़ों का जिक्र हमें देखने को मिलता है। यानी गढ़ तो अनेक अनेक होते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध होते हैं या पावरफुल कह सकते हैं आप, वो 52 गढ़ रहते हैं जो उत्तराखंड के इतिहास में काफी प्रसिद्ध भी हैं। इसके अलावा जो गढ़ों में से 52 गढ़ों में से बाड़ाहाट, भिलंग, नागपुर, मायापुर हाट आदि प्रसिद्ध गढ़ रहते हैं। पंवार या परमार शासकों ने समस्त गढ़पतियों को परास्त कर समस्त गढ़वाल का एकीकरण कर दिया। यानी बाद में जब परमार शक्ति का अपने राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर देती है तो जो समस्त गढ़पत रहते हैं, यानी पूरा गढ़वाल समझ लीजिए आप कि पूरा गढ़वाल इनके एकीकरण अभियान में शामिल हो जाता है और इनके अधीन आ जाता है। अब इसके बाद हम कुमाऊं में भौराचकता का काल देखते हैं 1050 से 1300-1400 ईस्वी तक। इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए गंगोली हाट यानी पिथौरागढ़ के क्षेत्र में मनकोटी नामक राज्य रहता है, और बैजनाथ के क्षेत्र में कत्यूर घाटी में कात्यूरिया, जिनको कत्यूरी भी कहा जाता है, तो उनकी जो सबसे मुख्य शाखा रहती है वो यहाँ पर शासन कर रही होती है। इसके अलावा चंपावत के क्षेत्र में हमें काली कुमाऊं कमादेश का सिंह वंश देखने को मिलता है, और चंदों का चंपावत में जो चंद वंश रहते हैं वो भी यहाँ पर अपना शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। और काली कुमाऊं के क्षेत्र में यहाँ पर काफी खास शासक भी निवास कर रहे होते हैं या स्थानीय शक्तियों के रूप में उनका उदय हो जाता है। और इसके अलावा समस्त कुमाऊं में कत्यूरी राजवंश की जो विभिन्न शाखाएं रहती है वो भी यहाँ पर शासन कर रही होती हैं। तो आइए इनको थोड़ा विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। इसके बाद कत्यूर घाटी में कात्यूर या कत्यूरी राजवंश। और अगर कत्यूरी राजवंश की बात की जाए तो जो ये सर्वप्रथम कत्यूरी वर्ड था या कत्यूरी शब्द था, इसका जो प्रयोग किया था वो एटकिंसन ने 1884 ईस्वी में किया था, और अन्य इतिहासकारों द्वारा इसके बाद इसका अनुसरण किया गया, यानी लगातार उसके बाद इसका प्रयोग किया गया। इसलिए कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी जो राजवंश रहता है उनको मिक्सअप किया जाता है। तो इस वंश का उदय होता है वो बैजनाथ कार्तिकेय साम्राज्य जो उसका पतन हो जाता है, तो उसके बाद इसका उदय होना प्रारंभ होता है। तो माना जाता है कि ये 13वीं सदी के आसपास यानी 1340 ईस्वी के आसपास कत्यूर घाटी बागेश्वर में इस वंश की स्थापना होती है या इनका उदय होता है। और इसकी अगर जो मुख्य जानकारी की बात की जाए तो इस राजवंश की हमें जो मुख्य जानकारी है वो हमें लोक गाथाओं और पवाड़ों से प्राप्त होती है। और इसके जो सत्ता के अन्य एक तो मुख्य इनका बैजनाथ कत्यूर घाटी में स्थित जो इनका मुख्य शाखा रहती है, मुख्य केंद्र रहता है। इसके अलावा जो इनके अन्य केंद्र रहते हैं बैराट और लखनपुर में स्थित होते हैं। और कत्यूरी गाथाओं में जो इस वंश का नाम दिया गया है वो कथापुरी वंश दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि कत्यूरी गाथाओं में कत्यूरी राजवंश को किस नाम से जाना गया है, तो ये कथापुरी वंश है। इसके अलावा पाली पछाओं में कत्यूरी शाखा के जो संस्थापक रहते हैं वो
अशांति देव रहते हैं। तो इसमें मैप में देख लेते हैं हम थोड़ा कि ये कुमाऊं का वो है मैप है। इसमें जो उसकी मुख्य शाखाएं हैं, ये पिथौरागढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर सीरा शाखा डीडी हाट में निवास कर रही है, अस्कोट शाखा अस्कोट में, और सोर शाखा ये पिथौरागढ़ में। और इसके अलावा जो इनकी काफी शक्तिशाली एक शाखा रहती है वो डोटी शाखा, जिसको जो पश्चिमी नेपाल में अपना शासन कर रही होती है। इसके अलावा चंपावत के क्षेत्र में ब्रह्मदेव का स्वयं राज्य रहता है। द्वाराहाट में पाली पछाऊ इनकी शाखा निवास कर रही होती है, और मुख्य शाखा इनकी कत्यूर घाटी या जो बैजनाथ में स्थित है, तो वहां पर ये निवास कर रही होती है। इसके बाद इन शाखाओं की बात की जाए, इन शाखाओं से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो जो इनकी मुख्य शाखा है कत्यूर बैजनाथ शाखा, तो इनके जब उदय होता है वो बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर के साम्राज्य के पतन के बाद होता है, कार्तिकेयपुर राजवंश के पतन के बाद। और ये 14वीं 15वीं सदी ईस्वी तक वंशानुगत जो इनकी राजधानी रहती है वो रणचूलाहाट में शासन करते हैं। रणचूलाहाट में इनकी जो वंशानुगत राजधानी है वो रहती है। इसके बाद कात्यूर या कत्यूरी वंश का विभाजन व विभिन्न स्थानों पर इसकी शाखाएं स्थापित हो जाते हैं। यानी प्रारंभ में ये रणचूलाहाट के आसपास निवास करते हैं, वहां पर इनकी राजधानी रहती है, और उसके बाद इसकी विभिन्न शाखाएं यहाँ पर अलग अलग कुमाऊं के क्षेत्रों में बढ़ जाती हैं। और एक इम्पोर्टेंट पंवार शासक अजयपाल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इनके द्वारा जो अजयपाल द्वारा इनसे ही जो कत्यूरी शासक रहते हैं उनसे सोने का सिंहासन छीना जाता है, जिसकी जानकारी हमें परमार ग्रंथ रामायण प्रदीप से प्राप्त होती है। इसके बाद पाली पचाऊ शाखा है द्वाराहाट अल्मोड़ा के क्षेत्र में। यहाँ पर 13-14वीं सदी के आसपास इनके शासन कर रहे होते हैं, और ये पश्चिमी रामगंगा नदी के तटों के आसपास इनका जो शासन क्षेत्र रहता है वो पश्चिमी रामगंगा नदी के तट के आसपास रहता है। इसके बाद अस्कोट शाखा है। अस्कोट शाखा की बात की जाए तो कत्यूरी वंश की एक प्रमुख शाखा रहती है, पिथौरागढ़ में यह स्थित है। और अस्कोट राजवंशावली के अनुसार त्रिलोकपाल के पुत्र रहते हैं अभयपाल, उनके द्वारा 1279 में ये इस शाखा की जो अस्कोट शाखा है उसकी स्थापना की जाती है। ये कत्यूर घाटी से यहाँ आते हैं, यानी ये भी प्रारंभ में कत्यूर घाटी में, यानी जो बैजनाथ शाखा है मुख्य शाखा है वहां पर निवास कर रहे होते हैं, और वहां से ये अस्कोट आते हैं और अस्कोट शाखा की स्थापना करते हैं। अस्कोट ठकराई के शासक स्वयं को रजबार कहते हैं, यानी रजबार के नाम से ये जाने जाते हैं, रजबार नाम से, जो वो अस्कोट शाखा के शासक रहते हैं। रजबार भारतीपाल एक रजबार रहते हैं, भारतीपाल अस्कोट शाखा के से संबंधित है। इनका एक ताम्रपत्र है घनसेरा ताम्रपत्र, इसमें नागमल व विक्रम पाल से इसको पहले का बताया गया है। यानी जो नागमल व विक्रम पाल है उससे पहले का रजबार भारतीपाल को बताया गया है उसके घनसेरा ताम्रपत्र में। इसके बाद इतिहासकार द्वारा अस्कोट शाखा की स्थापना नागमल द्वारा, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको नागमल द्वारा स्थापित जो ये शाखा है अस्कोट शाखा उसको नागमल द्वारा स्थापित भी मानते हैं। और इसमें नागमल का जो अकुश शिलालेख है उससे यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक इतिहासकार है दीपचंद्र जोशी, उनके अनुसार 1614 ईस्वी में अस्कोट के जो पाल हैं वो चंदों के अधीन आ गए थे, यानी ये शाखा रहती है जो वो चंदों के अधीन आ जाती है 1614 ईस्वी के आसपास। ये इतिहासकार दीपचंद्र जोशी मानते हैं कि जब यहाँ पर जो चंद शासक हैं वो अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं तो इसी क्रम में ये जो अस्कोट शाखा है वो भी चंदों के अधीन आ जाती है। इसके बाद है डोटी शाखा। जो इनकी डोटी शाखा रहती है वो पश्चिमी नेपाल में स्थित होती है, और समस्त जो कत्यूरी शाखाओं में जो डोटी सीरा शाखा रहती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली रहती है। यानी जो इसके अन्य शाखाएं हैं उनके मुकाबले जो ये डोटी शाखा है ये काफ़ी पावरफुल रहती है, और एक काली नदी के पूर्व में या पश्चिमी नेपाल में ये स्थित होती हैं। निरंजन देव या निरंजन देव मल द्वारा इस डोटी शाखा की स्थापना की जाती है, यानी स्थापना का श्रेय निरंजन देव को जाता है। डोटी शाखा के जो शासक रहते हैं जो उनकी प्रमुख उपाधि रहती है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि अस्कोट शाखा के जो शासक रहते हैं वो स्वयं को रजवार कहते थे, तो इन शासकों को रैका कहा जाता है, यानी ये रैका के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद है सीरा शाखा या डीडी हाट की जो सीरा शाखा रहती है,
डोटी के कत्यूरी वंश की एक शाखा है, यानी जो डोटी शाखा है यह उससे संबंधित रहती है, यानी जो सीरा शाखा है वो डोटी शाखा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहती है। यह उन्हीं के शासन के अंतर्गत यहाँ पर शासन किया जाता है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट में ये स्थित है और जो इसकी राजधानी रहती है वो सिराकोट में स्थित रहती है, यानी कि जो सीर शाखा है उसकी जो राजधानी है वह सिराकोट नामक जगह पर स्थापित होती है। इसके बाद है सोर शाखा पिथौरागढ़ में। सोर शाखा की बात की जाए तो पिथौरागढ़ में स्थित सोर शाखा भी ये डोटी से ही संबंधित होती है। ये भी जो डोटी शाखा है वो काफ़ी पावरफुल रहती है, तो वो इससे संबंधित होती है। और इसी प्रकार जैसे जो यहाँ के शासक रहते हैं उनको बम या ब्रह्म के नाम से जाना जाता है, इनकी उपाधि होती है एक प्रकार की। और इसकी जो राजधानी रहती है वो पिथौरागढ़ के उदयपुर में स्थित होती है सोर शाखा की। इसके बाद है सुई राज्य चंपावत में, यह भी इनकी एक शाखा रहती है और ये चंपावत के लोहघाट के। इसके बाद इनका जो सुई राज्य रहता है वो भी चंपावत के क्षेत्र में रहता है और ये चंपावत के लोहघाट के पास स्थित होता है। और जो इसकी स्थापना है वो ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी शासक द्वारा की जाती है। तो ब्रह्मदेव द्वारा जो यहाँ चंपावत के क्षेत्र में इनके द्वारा सुई किले की स्थापना की जाती है अपने राज्य में, और बाद में इनके द्वारा अपनी पुत्री का विवाह प्लस जो ये किला रहता है सुई का किला ये सोमचंद को सौंप दिए जाते हैं जब वो तीर्थाटन के लिए इस क्षेत्र में आते हैं, और उस सोमचंद द्वारा ही फिर चंदवंश की स्थापना की जाती है। तो इसको हम आगे चंदवंश में जानेंगे। इसके बाद है मणकोटी का राज्य, यानी जो ये कत्यूरी शाखाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद मणकोटी राज्य है, यह भी पिथौरागढ़ के गंगोली क्षेत्र में स्थित होता है, यानी ये पिथौरागढ़ में ही गंगोली नामक जगह है वहाँ पर ये स्थित होता है। और जो इसकी राजधानी रहती है वो मणकोट में रहती है, और गंगोली हाट प्रमुख इनकी एक बस्ती रहती है गंगोली हाट। इसके बाद ये डोटी के अधीन ही एक प्रकार से ये शाखा होती है, यानी ये डोटी के अधीन ही शासन करती है। और इसके बाद है काली कुमाऊं के खस शासक। तो इसके अलावा चंपावत के क्षेत्र में काफ़ी खस शासक मौजूद रहते हैं जो समय समय पर जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, केंद्रीय शक्ति का अभाव होता है, तो वो स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर देते हैं। तो इसी क्रम में चंपावत के क्षेत्र में बीजड़ व जीजड़ नामक प्रसिद्ध खस शासक रहते हैं, और यहाँ पर 15 शासकों ने लगभग 869 से 1065 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। यानी जो खस शासक रहते हैं लगभग 15 शासकों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है जिन्होंने 869 से 1065 ईस्वी तक यहाँ पर यानी कुमाऊं के क्षेत्र में चंपावत के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। इसके बाद काली कुमाऊं का सिंह वंश है। तो बोध गया शिलालेख के अनुसार डोटी शासक अशोक चल के अधीन ये शासन करते हैं, यानी जो ये पश्चिमी शाखा है डोटी शाखा ये इसके ही अधीन है। काली कुमाऊं कमादेश का सिंह वंश, और ये चंपावत के आसपास ही शासन करते थे। तो डोटी शासक के सामंत के रूप में पुरुषोत्तम सिंह व उसके पूर्वजों का यहाँ पर हमें शासन देखने को मिलता है। यानी जो पुरुषोत्तम सिंह है वो डोटी शासक के अधीन रहते हैं और उसके पूर्वज भी यहाँ पर डोटी शासकों के अधीनता में शासन करते हैं। और इसकी जो राजधानी है वो चक्रवाल नामक जगह पर बताई जाती है। और इनकी जो शासन अवधि है यानी जो सिंह वंश है इसकी शासन जो अवधि है वो 1180 ईस्वी से 1280 ईस्वी तक मानी जाती है। यानी ये जो पुरुषोत्तम सिंह है और इसके पूर्वज है उन्होंने 1180 से लेकर 1280 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। इसके बाद है चंपावत का चंद राजवंश। तो चंद राजवंश काली नदी के निचले क्षेत्र में इस वंश का उदय होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जब ब्रह्मदेव का सुई का किला रहता है तो वो उसे सोमचंद नामक व्यक्ति को सुई का किला और अपनी पुत्री का विवाह करके सौंप देता है। तो उसी पर ये एक नए राजवंश का यहाँ पर उदय होता है जिसे चंद राजवंश कहा जाता है। तो प्रारंभ में ये कत्यूर या कत्यूरी शासकों के अधीन शासन करते हैं, यानी जो अन्य ये डोटी शाखा है या जो अन्य जो शाखाएं हैं ये उनके अधीन शासन करते हैं और बाद में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करते हैं। तो सोमचंद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी रहती है वह चंपावत या चंपावती नदी के आसपास ही चंपावत के क्षेत्र में रहती है। बाद में इसे अल्मोड़ा स्थानांतरित किया जाता है।
तो ये कुमाऊं के कुछ प्रमुख राजवंश से स्थानीय शक्तियां थी जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब इसके बाद कार्तिकेयपुर व बैजनाथ कार्तिकेयपुर शासकों के पतन के बाद, जब कार्तिकेयपुर विषय यानी जोशीमठ वाले और जब राजधानी स्थानांतरित होने के बाद बैजनाथ कार्तिकेयपुर शासकों के पतन के बाद मध्य हिमालय में बहुराजकता प्राय 200 से 300 वर्षों के आसपास तक बनी रहती है। और गढ़वाल व कुमाऊं जो नाम होते हैं उनका प्रचलन अभी नहीं होता है, यानी जो नाम है गढ़वाल और कुमाऊं उनके लिए अलग नाम प्रयुक्त होते हैं। कुमाऊं के लिए कमा नाम का प्रचलन भी हमें देखने को प्राप्त होता है, जैसे कमादेश है तो वो कुमाऊं के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो इसके बाद गढ़वाल में परमारों द्वारा और कुमाऊं में चंदों द्वारा एकीकरण कर इस बहुराजकता जो ये स्थानीय शक्तियां थी सबको अपने अधीन लाया जाता है और एक केंद्रीय शक्ति का निर्माण किया जाता है। गढ़वाल में परमारों या पमारों द्वारा और कुमाऊं में चंदों द्वारा केंद्रीय शक्ति का निर्माण किया जाता है और इस बहुराजकता का अंत किया जाता है। अब इसके बाद जब यहाँ पर ये बहुराजकता छाई रहती है, प्रत्येक स्वतंत्र जो स्थानीय शक्ति है वो स्वतंत्र राज्य की तरह, स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर बाहर के जो बाह्य शासक रहते हैं वो भी यहाँ पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय शक्ति का अभाव था। यहाँ के जो स्थानीय शक्तियाँ हैं उनमें यूनिटी का अभाव था। तो इस क्रम में यहाँ पर बाह्य आक्रमण होते हैं। तो यहाँ पर बैतडी डोटी यानी नेपाल के क्षेत्र में, पश्चिमी नेपाल के क्षेत्र से यहाँ पर मल्लों का आक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है। तो जो डोटी नेपाल के मल्ल आक्रमण है इसमें 2 शासकों के नाम हमें पता चलते हैं, जिसमें अशोक चल देव है और कराचल देव है। यानी 1191 ईस्वी में अशोक चल देव द्वारा और 1223 ईस्वी द्वारा कराचल देव द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। इसके बाद फर्स्ट है जो अशोक चल देव के बारे में देख लेते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या जानकारी हमें मुख्य रूप से प्राप्त होती है। जो अशोक चल देव है ये डोटी नेपाल के यानी पश्चिमी नेपाल डोटी नामक जो जगह है वहाँ के ये शासक रहते हैं और इनका जो शासन काल है वो 1175 से 1209 ईस्वी के बीच माना जाता है। जब यहाँ पर ये डोटी के आसपास के क्षेत्र को विजित कर देते हैं तो ये पूर्व की ओर यानी कुमाऊं या उत्तराखंड की ओर अपने राज्य का विस्तार करते हैं और 1191 ईस्वी में उत्तराखंड पर ये आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण कर उत्तराखंड को ये कुछ समय के लिए अधिकृत भी कर देते हैं, जिसका वर्णन हमें गोपेश्वर 1191 ईस्वी और तब बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख में 1209 ईस्वी के से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए जो इनका जो शासन काल है उत्तराखंड में वो 1191 से लेकर 1209 के बीच माना जाता है। कहा जाता है कि इस बीच इन्होंने उत्तराखंड में शासन किया होगा, यानी जो डोटी है उनके अधीन हमारा उत्तराखंड रहा होगा। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट जो त्रिशूल लेख है उसके विजय लेख में वो एक प्रकार से क्या है, विजय लेख है, विजय के रूप में लिखे गए हैं जब उन्होंने इस क्षेत्र को विजित किया था। जबकि जो बुद्ध गया में उनका एक अभिलेख हमें प्राप्त होता है तो उसको उन्होंने दान देने का उल्लेख है, इसलिए उसको दान लेख माना जा सकता है। और इसके अगर इनके साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो इनका जो साम्राज्य विस्तार था उत्तर में ये हिमालय तक विस्तृत था और दक्षिण में ये शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है उसके आसपास था। अगर पूर्व की बात की जाए तो ये बैरात या बैतडी जो पश्चिमी नेपाल है ये पूरा इसके अधीन था। और अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए तो बाड़ाहाट के आसपास इनका जो राज्य था अशोक चलदेव का वो यहाँ पर विस्तृत था। यानी काफी बड़ा भूभाग हमें यहाँ पर उनके जो साम्राज्य में हमें देखने को प्राप्त होता है। इसके बाद कराचल देव का यहाँ अभियान था जो उन्होंने उत्तराखंड के क्षेत्र पर क्या, जब अशोक चल देव के बाद ये कराचल देव डोटी के शासक बने तो इन्होंने भी 1223 ईस्वी में इन्होंने भी उत्तराखंड के क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो इसमें जब काली कुमाऊं चंपावत के क्षेत्र में स्वतंत्र हो चुके खस व अन्य शासकों पर इनको पता चलता है कि ये स्वतंत्र सत्ता के रूप में व्यवहार कर रहे हैं या स्वतंत्र शासकों के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और अल्प समय के लिए भी इनका या जो मध्य हिमालय या उत्तराखंड है इनके अधीन में आ गया। और जो इसकी जानकारी है वो हमें चंपावत के बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख से प्राप्त होती है। यानी इसकी जानकारी हमें बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख से मिलती है कि कराचल देव ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था।
तो जो ये मल्लों के आक्रमण होते थे एक एक प्रकार से धावे मात्र होते हैं, कि धावे का मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया, लूटपाट की और चले गए। इनका कोई लंबे समय तक कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती, यानी उसका कोई लंबे समय तक ज़्यादा कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। केदार भूमि एवं मानस भूमि के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर कोई हमें स्थायी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। उसका कारण यह है कि ये जो इनके आक्रमण होते थे केवल लूटपाट या धन उसके आवश्यकता की पूर्ति हेतु किए जाते थे, या जैसे जो खस या अन्य शासक थे जो वो स्वतंत्र व्यवहार कर रहे होते हैं तो उनको केवल टैक्स के लिए किया जाता था कि आप हमें टैक्स देते रहो। मल्लों के आक्रमण के बाद, यानी जब पश्चिमी नेपाल से आक्रमणों के बाद यहाँ पर दक्षिणी सीमा से, यानी जो उत्तर प्रदेश वाला सीमा है हमारी, तो यहाँ से भी उत्तराखंड पर मुस्लिम आक्रमण होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ से दो मुस्लिम आक्रमण होने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पहला है जो मोहम्मद बिन तुगलक का कराचल अभियान था या कराजल अभियान था, उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि उसमें जो हमारा मध्य हिमालय है या उत्तराखंड के आसपास का क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में भी यह अभियान किया गया था। तो इसका जो समय है वो 1337-38 ईस्वी में ज़्यादातर इतिहासकार स्वीकार करते हैं, उनमें यशवंत कठोर जी भी हैं। लेकिन डी शर्मा द्वारा जो यह अभियान है वो 1328 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसके अलावा तिमूर या तैमूर लंग का अभियान 1398-99 के आसपास, ये भी जो उत्तराखंड के क्षेत्र पर इनका मुस्लिम आक्रमण होता है। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर मोहम्मद तुगलक के कराचल अभियान की बात की जाए 1337-38 ईस्वी के, तो ये दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का अभियान है। समय 1337-38 रहता है और डी शर्मा इसको 1328 ईस्वी बताते हैं। इसकी जो जानकारी हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत और बर्नी जो लेखक हैं उनके द्वारा प्रसिद्ध उनका लिखा हुआ ग्रंथ है तारीख ए फिरोज शाही, तो उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इस अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। और एक इस यात्रा वृत्तांत के जो इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत हैं, जिन्होंने उनकी यात्रा का जो वृत्तांत का अनुवादक हैं, उनके द्वारा जड़िया या जड़वा नामक प्रांत कुमाऊं में बताया जाता है और उस पर इस अभियान के तहत आक्रमण करने का उल्लेख किया गया है, यानी कुमाऊं के क्षेत्र में। इतिहासकार L.A. श्रीवास्तव और मेहंदी हुसैन द्वारा दिल्ली सत्ता के अधीन होने का कोई स्पष्ट उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। इनके अनुसार, यानी L.A.L. श्रीवास्तव और मेहंदी हुसैन जो इतिहासकार प्रमुख इतिहासकार हैं, इनके अनुसार दिल्ली सत्ता का के अधीन ये जो मध्य हिमालय है या उत्तराखंड का क्षेत्र है उसके अधीन होने का कोई स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता है और कहा जाता है यह अभियान पूरी तरह से असफल रहता है। यानी तो जब असफल अभियान है तो उत्तराखंड के क्षेत्र को, वैसे भी यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसका यहाँ पर मतलब लंबे समय तक या इसको अपने शासन में रखना काफ़ी मुश्किल रहता था। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा मुस्लिम आक्रमण होता है वह होता है तैमूर या तिमूर लंग का अभियान। जब मध्य एशिया के जो समरकंद उसकी राजधानी रहती है, वहाँ का जो हमलावर रहता है तैमूर लंग, ये लूटपाट के उद्देश्य से 1398 ईस्वी के आसपास भारत पर आक्रमण करते थे और कहा जाता है भारत को पहले से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसलिए जो बाह्य शासक रहते थे वो लगातार भारत पर आक्रमण की निगाह रखते थे। तो इसी क्रम में तैमूर लंग का भी आक्रमण होता है और दिल्ली मेरठ को रौंदता हुआ, यानी दिल्ली मेरठ में लूटपाट करते वो जनवरी 1399 ईस्वी में वापस लौटते हुए जब वो वापस जा रहा होता है तो वो हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र पर भी आक्रमण करता है। तो इसी क्रम में माना जाता है कि उसे दो प्रमुख हिंदू गणपतियों के साथ उसका युद्ध होता है। और जो इसकी जानकारी है वो हमें इसके आत्मकथा है मुल्फुजात ए तिमूरी, इस मुल्फुजात ए तिमूरी से हमें पता चलता है। इसमें दो शासकों का नाम आता है बहरूच और रतन सेन। बहरूच और रतन सेन, ये दो शासक रहते हैं जिनके साथ तैमूर लंग का युद्ध होता है और तैमूर लंग द्वारा अत्यधिक लूटपाट व रक्तपात इस क्षेत्र में किया जाता है। यानी जब ये हरिद्वार के आसपास मैदानी क्षेत्र में आक्रमण करता है तो उसके द्वारा यहाँ पर अत्यधिक रक्तपात और लूटपाट की जाती है। तो इतिहासकारों द्वारा जो ये बहरूज और
रतन सेन नामक जिनके साथ हिंदू गढ़पति थे, जिनके साथ तैमूर लंग का युद्ध होता है, तो माना जाता है कि जो बहरोज थे वो गंगा द्वार के आसपास यानी हरिद्वार के गंगा घाटी के आसपास शिवालिक श्रेणी में इसका शासन स्थापित होता है। और जो रतन सेन थे, इनका जो शासन रहता है वो यमुना के आसपास शिवालिक श्रेणी में इनका शासन क्षेत्र स्थापित होता है। तो इन दोनों के साथ युद्ध होने का हमें उल्लेख मिलता है मुल्फुजात ए तिमूरी इसकी आत्मकथा से। तो ये थे कुछ हमारे बहुराजकता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीजें थी। तो इस प्रकार फिर यहाँ पर क्या होता है, चंद और परिवारों द्वारा गढ़ कुमाऊं का एकीकरण किया जाता है। तो कुमाऊं में चंदों का शासन स्थापित हो जाता है और गढ़वाल में परमारों का शासन सत्ता स्थापित हो जाती है। तो इसी के साथ जो हमारा ये प्राचीन काल था वह समाप्त हो जाता है और इसके बाद हमारा मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।